हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटिक एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 16 भोर और बरखा इसके आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे। और ये प्रश्न उत्तर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लालची कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वह कौन कौन सी बातें कहती हैं। और स्टूडेंट बंसी वाले हैं श्री कृष्ण, और वो है यशोदा के प्यारे लाल हैं उनके, और वो उन्हीं को उठाने का प्रयास करती हैं, जागने का प्रयास करती हैं, उनको जगाने का, कि वो किसी तरह से जाग जाएं। अब जब माएँ अपने बच्चे को जगाती हैं तो वो कुछ ना कुछ उसको कहती है कि शायद ये सुन के फटाफट से उठ जाएगा, नहीं तो ये सोता रहेगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो वो उनसे कहती हैं, वो बातें इस तरह से हैं। आपको अपने उत्तर में लिखना है कि यहाँ यशोदा जो है वो कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है और उन्हें कहती हैं रात बीत गई है, भाई रात तो चली गई, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। घर हर घर के दरवाजे पर साधु संत आ गए हैं, साधु संत खड़े हैं, सभी ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं, जो ग्वाले हैं बाहर शोर मचा रहे हैं, जयकार कर रहे हैं। और माखन और रोटी जो है हाथ में लेकर गायों की रखवाली के लिए जा रहे हैं। तो तुम भी उठ जाओ और तुम भी उनके साथ जाओ, क्यों सो रहे हो, जल्दी से उठो। और गोपियों के हाथ के कंगन बज रहे हैं। और ये सभी बातें जो हैं वो अपने कहाना को श्री कृष्ण को उठाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। और इन बातों से उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण जो है वो, जो उनके बंसी वाले ललना है, मोरे प्यारे हैं, लालची हैं, तो वो जल्दी से उठ जाएंगे और वो अपने सभी ग्वाल बाल के साथ जाएंगे और गायों की रक्षा करेंगे और माखन और रोटी हाथ में लेकर उनकी रखवाली के लिए अपने दोस्तों के साथ जाएंगे। ग्वाल बाल यानी जो उनके साथ ग्वाले हैं और जो उनके साथ घूमते हैं उनके दोस्त हैं। और अब आते हैं प्रश्न 2 पे। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पंक्ति है, माखन रोटी हाथ मालिनी गवन के रखवाले रखवारे। और ये पंक्ति जो है बहुत ही सुंदर है। इसका आशय है कि गांव के रखवाले सभी ग्वाल बाल हाथ में माखन और रोटी लिए हुए हैं, जो कि अभी हमने प्रश्न 1 में पढ़ा कि जब यशोदा जो है श्री कृष्ण को उठाने के लिए प्रयास कर रही है, तो वो ये भी तो कह रही है ना, साथ में माखन और रोटी हाथ में लेकर गायों की रखवाली के लिए जा रहे हैं, जो हैं ग्वाल बाले और जो शोर मचा रहे हैं। तो आप जल्दी से उठ जाओ और उनके साथ जाओ। तो इस पंक्ति में भी यही है। आप देखो, माखन रोटी हाथ में लेनी, कि माखन की रोटी सबके हाथ में लिए हुए है। गौवन यानी गाय, और रखवाले तो आपको पता है कि रक्षा करने वाले, जो गायों की रक्षा करते हैं, जिन्हें कहते हैं ग्वाल बाल। तो इसका आशय इस तरह से है। तो आपको ये लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 3 पे। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत इसका उत्तर इस तरह से है। प्रस्तुत पद में ब्रज की सुबह का अत्यंत मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया गया है, कि ब्रज में भोर होते ही, जब ब्रज में भोर होती है तो घर घर के दरवाजे खुल जाते हैं। भोर यानी सुबह होती है तो हर घर का दरवाजा खुल जाता है। गोपियों के कंगना की झनकार से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ब्रज की सभी गोपियां दही मथने की क्रिया में मग्न हैं, कि दही वो निकालने की क्रिया में मग्न है। और साधु संत जो हैं वो सभी भिक्षा मांग रहे हैं, और जो ग्वाल बाल है वो जयकार कर रहे हैं, और उनके हाथ में माखन रोटी है और वह गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। तो ये अभी हमने प्रश्न 1 में भी, जो भी हमने, जो यशोदा जो है जब कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रही है, जगाने का प्रयास कर रही है, तो वो भी यही सब कह रही हैं कि आपने अभी यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि ये सभी ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं, गाँव माखन और रोटी हाथ में लेकर, ऐसे। तो यहाँ पर भी यही लिखना है आपको कि जो ब्रिज की भोर है, तो जब वो ब्रिज में जब अ, सुबह का जो अत्यंत मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया गया है, वो यही है। तो आपको इस तरह से इसका उत्तर देना था। और अब आते हैं प्रश्न 4 पर। मीरा को सावन मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। और इसका उत्तर है, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगता है क्योंकि सावन के आने से मन में उमंग भर आती है। सावन होता है जब बारिशों का महीने आते हैं, तो उनके मन में उमंगे आती हैं। और सावन की बूंदों की ध्वनि से, जब बारिश की बूंदों की आवाज आती है, तो वो अपने प्रभु का आगमन की उन्हें अनुभूति होती है, कि ऐसा लगता है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण आ गए हैं। और नन्ही नन्ही बूंदों के बरसने से उन्हें शीतलता महसूस होती है, उन्हें आराम मिलता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रभु उनके पास ही हैं।
अब आते हैं प्रश्न 5 पे। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर हम ये विशेषताएं लिखेंगे, तो 4-5 हैं। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि सावन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सावन का दृश्य जो है, जब सावन आता है तो उसका जो दृश्य होता है बहुत ही सुहावना होता है और मनोहर बोलते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, सावन का दृश्य तथा अनुभव बहुत ही मनोहर होता है। सावन में उमंग तथा उल्लास से भर उठता है। बारिश आती है तो आप देखते हैं कि मन हमारा बहुत खुश होता है। और यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि जब भी सावन के महीने में उन मीरा जो थी उनका जो मन है वो मन भावुक होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि मौसम ही ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपने प्रभु की याद आने लगती है और उनकी अनुभूति होती है। और ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद सावन में बिजली चमकती है। बारिश जब आती है उससे पहले बिजली चमक आने वाली होती है, तो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। मनुष्यों पशु पक्षियों सभी खुश हो जाते हैं कि अब बारिश होने वाली है और खूब मजा आने वाला है। नन्ही नन्ही बूंदों से हमें शीतलता की अनुभूति होती है कि जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो मन बहुत शांत रहता है और शीतलता की अनुभूति भी होती है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ जो माइंड है हमारा वो अब शांत होगा और प्रभु के पास। मीरा जो है वो ये सोचती है कि प्रभु अब उनके पास ही है और उनकी वो अनुभूति उनकी उनको ऐसा लगता है कि अब वो प्रभु उनके पास है। काले बादल छा जाते हैं, आप ये लिखें। ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये 7 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई 5 भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 6 पे। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल में दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। तो अब एक सूची बनाएंगे और कवि लिखेंगे और उनकी रचना। तो कवि हैं कबीर, इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास, रामचरितमानस ये सभी जानते हैं, सूरदास, सुरसागर, जयश्री और ये हैं पद्मावत की इनकी रचना, जो काफी विख्यात है इन सभी कवियों की ये रचनाएं। और अब आते हैं प्रश्न 7 पे। सावन वर्षा ऋतु का महीना होता है, सभी जानते हैं। वर्षा ऋतु से संबोधित दो अन्य महीनों के नाम आपको बताने हैं। तो एक है आषाढ़। ये आषाढ़ जो महीना है जो भारतीय महीनों में ज्येष्ठ के बा, बाद का और श्रावण के पहले का महीना होता है, जो कि अब इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये है जून और जुलाई के बीच में आता है आषाढ़। और उसके बाद है भादो। भादो जो है वो सावन के बाद ही आते हैं। तो सावन के बाद सावन जो है वो आता है जून जुलाई, तो जुलाई के बाद क्या आया? अगस्त। तो ये है अगस्त का महीना भादो। और अब आते हैं प्रश्न 8 पे। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है कि गौओं का पालन करने वाले, गायों का ध्यान रखने वाले, उनका पालन करने वाले। तो इसके लिए एक शब्द दें। तो ऐसे अ, वो लोग कौन हैं? जब जैसे जो मरीजों का इलाज करते हैं तो उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। और अब हम आपको पढ़ाते हैं तो आप हमें टीचर कहेंगे। तो जो गौवन के रखवारे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको वैसे तो उन्हें बोलते हैं कि गौओं का पालन, गौ यानी गाय, उनका पालन करने वाले, तो इनको हम बोलते हैं, वो होते हैं ग्वाले। तो आप ये लिखेंगे ग्वाला, क्योंकि एक ही शब्द लिखना है। तो ये थे इसके एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर। और इसके अलावा आप आगे और भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना अगर समझ आ रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे अगर पढ़ना चाह रहे हैं। और कोई डाउट है बिना हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और हम कोडिंग भी सिखा रहे हैं, जिसमें पाइथन, स्क्रैच, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। और आप हमारे चैनल से हिंदी के अलावा आप साइंस सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं और सोशल साइंस भी हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 1 से लेके 12 तक की। और जल्दी ही आपको सभी चैप्टर्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जिससे आप सभी लिंक्स को एक एक करके सभी लिंक्स को ओपन करके आप प्रिपरेशन करें और बेस्ट मार्क्स लाएं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।